बिस्मिल्लाह पूरा मार्केट में बताइए आपका मेजबान रफीक अंसारी खादिर है। और आज बात होगी महंगाई की, और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। और जबकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो डॉलर की कीमतों में भी इजाफा होता है, और जब डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई की कीमतों में भी इजाफा होता है। और बात करेंगे अगर हम प्रॉपर्टी के हवाले से, तो आजकल प्रॉपर्टी पर भी कुछ सवाल आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, और मुख्तलिफ इलाकों में जो तजावुज़ के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। और आज हम बात करेंगे कुछ कारोबारी हवाले से, और बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। और यकीनन जब इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो हम बात करेंगे रेमो सेंटर की, और जब रेमो सेंटर की बात करेंगे तो लाइन ऑर्डर की बात करेंगे, और लाइन ऑर्डर के साथ साथ बात करेंगे बिजली गैस की बंदिश के बारे में और इलाके के बेशुमार मसाइल। और आज हम मौजूद हैं पोस्ट ऑफिस सोसाइटी यानी कि गुलजार हिजरी इसकी नंबर 13 में मौजूद है, और यहाँ के बेशुमार मसाइल है। और आज हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद है हसन खान, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता है और तकरीबन 24-25 साल से रिमोट सेंटर में कारोबार कर रहे हैं। मगर कुछ माफिया ऐसी है कि जो इन्हें ब्लैकमेलिंग कर रही है और इन्हें गुटका और माफिया का कहकर इनसे कुछ तलबी कर रहे हैं, इनको मीडिया की धमकी देते हैं, और इनसे लाख और तकरीबन 1.5 लाख के कैमरे की भी इनसे कहा गया है कि पहुंचा दो। अब ये बात तो आज हसन अपने मुंह से ही बताएंगे, जबकि कारोबार के साथ साथ आज मार्केट में बताएंगे बहुत सारी मसाइल पे गुफ्तगू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद हसन खान साहब, और इनका ताल्लुक है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से, रेमो सेंटर से। और रेमो सेंटर की एक एसोसिएशन है जिसे कहते हैं कि रेमो वीडियो मर्चेंट एसोसिएशन, जिनके सदर है सलीम मेमन, और यकीन तो बड़ी प्यारी शख्सियत है। इनके साथ साथ बात करते हैं हम हसन खान से। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई ये बताइएगा कि आपकी वाबस्तगी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से, रेमो सेंटर से 25 साल से कारोबार कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कारोबार जो इलेक्ट्रॉनिक है तो आजकल महंगाई के बारे में कुछ बताएं थोड़ा। सर माशाल्लाह मैं 24-25 साल से कारोबार कर रहा हूँ। रेमो सेंटर एसोसिएशन में मेरी अपनी दुकान है और अभी भी है। तो महंगाई तो सर काफ़ी हो गई है और प्रॉफिट कम हो गया है और सरमाया ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी बीच में सर कोरोना ने भी डिस्टर्ब किया कारोबार को। लेकिन सर माशाल्लाह ये है कि ठीक है, गुजारा है, चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सर अभी जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। किस हवाले से? सर वो ये कहते हैं कि मुझे 1.5-2 लाख का कैमरा दिलाएं, वरना हम आपको मीडिया, वो अपना आपको मीडिया का कहता है, कहते हैं मैं मीडिया में हूँ, मैं आपको बदनाम कर दूंगा। तो सर वो कहता है तुम कभी छालिया बेचते हो, कभी कहता है मावे बेचते हो, और कभी कहता है आप नकली सोना बेचते हो, कभी कहता है बोल्ड चैनल के जो इनाम निकालते कभी आप वो काम करते हो। तो मैं सर उससे बड़ा परेशान हूँ। और मैंने जब उससे पूछा कि आप कौन सी यूनियन के हो, आपकी जो ना यूनियन कौन सी है, तंजीम कौन सी है, आप मतलब किस मीडिया से हो, तो मुझे कुछ नहीं बताता है। कहता है बस मैं आपको बदनाम करूँगा, जब मैं करूँगा तो जब आपको पता चलेगा। मैं तो उससे काफी बेजार हूँ, काफी तंग उस बंदे से मैं। तो कुछ बंदे से परेशान है, आपने कहा कौन सी तंजीम से आपका ताल्लुक है, तो उसने आपको ये नहीं बताया? सर नहीं बताया। मैंने कहा अगर आप बताएं कौन सी मीडिया से, कौन सी चैनल से, ताकि मैं प्रेस क्लब पे जाके एहतजाज करूँ और मैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूँगा सर, अगर जब मुझे पता चलेगा। हालांकि सर माशाल्लाह मीडिया ऐसा है कि हमारी कारोबारी तबके का और गरीब आवाम का बड़ा साथ देता है, कभी हमें ऐसी शिकायत नहीं मिली। लेकिन ये सर अपने आप को मीडिया का कह के मीडिया को बदनाम कर रहा है सर। अच्छा, कितने साल की बात है, कितने महीने की है, कितने हफ्ते की बात है? सर अभी तकरीबन 2 महीने से मुझे वो तंग कर रहा था। जब मैंने उसको इनकार किया तो अब जाके उससे मेरी एक पोस्ट चलाई वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपकी व्हाट्सएप की एक पोस्ट चलाई? जी सर, ऐसे एक पोस्ट चलाई। और जब मैंने उसे कहा कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो कहता है अभी आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो सर मैं माशाल्लाह FBR जो ना, मैं अपना जो ना टैक्स वगैरह भी जो पे करता हूँ। आप जो कारोबार कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो फिर टैक्स वगैरह भी अदा करते हो? सर मैं FBR का बिल्कुल रजिस्टर्ड हूँ सर। मेरा नाम मोहम्मद हसन खान है, ये मेरा FBR का अगर आप दिखा सकें तो सर। और 2021 तक मैंने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, मैं हर साल पे करता हूँ। और उसके बावजूद सर ये मुझे बेजार कर रहा है, तंग कर रहा है और बड़ा परेशान किया हुआ सर। ये बताओ कि अगर वो शख्स आप परेशान कर रहा है सर, तो रेमो सेंटर में आपकी दुकान है, 25 साल के बिल्कुल सर, तो आपने अपनी एसोसिएशन के सदस्य को बताया कि एक शख्स मुझे मीडिया के हवाले से या दीगर जाली साथी बनके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपके सदर साहब ने कुछ एक्शन लिया? बस सर अभी सदर साहब हमारे जो ना आउट ऑफ जो ना पाकिस्तान में थे, अमेरिका गए हुए थे। अभी जब वो आए तो मैंने उनकी नॉलेज में बात डाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं मिलेगी, जो भी होगा मैं इसके पीछे मैं खुद अपना जो ना वो करूँगा, क्या कहते हैं, फोकस दूंगा
इनको चेक करूंगा कि ये बंदा कौन है क्या नहीं है। तो मैंने उनके नॉलेज में तो बात डाल दी तो सर। हसन, अगर वो शख्स आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है सर तो आपने इंतजामिया से रब्ता किया? सर मैंने अपनी यूनियन को बोल दिया सर, अभी आगाह कर दिया है। उन्होंने भी सर इसके पीछे जो ना बंदे लगाए हुए चेक करने के लिए। अच्छा, आपकी और ये बंदा सर काफी लोगों को परेशान किया हुआ, यहाँ तक कि सर मेरा एक दोस्त है असलम नाम है सर, उसे मर के 5 से 6 साल हो गए। उससे सर अच्छा, एक दोस्त है आपका सर, जिसका इंतकाल हुए 6 साल हो गए सर। उसने उसकी तस्वीर क्या है? सर उसकी तस्वीर डाल दी, कहते हैं नकली सोना बेचता है। और सर वो माशाल्लाह सर करोड़पति बंदा है, उसके दुबई में होटल है, कारोबार है, और वो भी टैक्स क्लियर है सर। अच्छा, वो भी टैक्स उसकी देता भी तस्वीर छापी? उसकी भी डाल दी सर। उसके माँ बाप सर इतने परेशान हो गए, कहते हैं हमारी पूरे खानदान में बेइज्जती हो गई है। वो सर इतने हद तक चला गया कि मरो को भी नहीं छोड़ रहा है वो। और सर कहता है मैं मीडिया का हूँ, मैं चैनल का हूँ सर। अच्छा, ये लेकिन अपनी यूनियन नहीं बताता सर वो। अच्छा, यूनियन कि मैं वो किस यूनियन का, वो ये नहीं बताता है मुझे। तो अब आपने उसके लिए क्या इलाज किया है सर? कुछ आपने उसके बारे में कुछ तो सोचा होगा सर? कोर्ट जाने का सोचा होगा, या कहीं ना कहीं आपने, या उस जिस इदारे का बताता है तो वहां भी कोई एप्लीकेशन वगैरह देने का सर अभी सर मैं एसएसपी ऑफिस और डीएसपी ऑफिस और एसएचओ साहब को, और हो सकता है सर मैं इसके ऊपर केस भी करूं, कानूनी कार्रवाई करूं। इस बंदे ने मुझे बड़ा परेशान किया, और मैं इसके खिलाफ जो ना पिटीशन करूंगा तो इंशाल्लाह। कह रहा है कि जब आप गुटके छालिए का भी कारोबार करते हैं तो आपका है कारोबार सर? नहीं सर, अगर कोई ऐसा कारोबार है तो सर मेरा मोहल्ला यहाँ पे, मैं 25-30 साल का रिहायशी हूँ। आप मोहल्ले में किसी एक बंदे से पूछें, अगर पूरे सोसाइटी में एक बंदे ने भी कहा कि मैं ये काम करता हूँ तो जो चोर की सजा जो है मेरी सजा सर। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो ऐसा कारोबार नहीं करते? नहीं सर, अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे सर। मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सर, और बड़ी हाई फाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सर, भेरिया यूनिवर्सिटी में। तो मेरे बच्चे परेशान है कि अबू ये क्या हुआ, इससे जो पोस्ट चलाई हमारी बेइज्जती होगी। तो मैं मजबूर सर ये कदम उठा के मैंने आप लोगों को भी बताया सर ये। अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद हसन खान साहब से हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि इनकी ताल्लुक जो है इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता की है, और इन पर कुछ झूठे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर जब आयद किए जा रहे हैं तो इनकी कोशिश होगी कि ये कह रहे हैं कि उसके साथी से जब इन्होंने मालूम किया कि आपकी यूनियन कौन सी है या आपकी साथी तंजीम कौन सी है, तो उसने बताने से इनकार कर दिया। मगर ये इंक्वायरी कर रहे हैं, और यकीन तो जब उसका पता चलेगा तो ये उसके खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। अब मेरे साथ इस इलाके के एक सियासी रहनुमा है, और बड़ी जबरदस्त बातें की करेंगे, क्योंकि इलाके में बेशुमार मसाइल है। क्योंकि गुज़ारे हिजरी स्कीम 13 है, और पोस्ट ऑफिस एक्सेशन भी है बाकायदा, और यहाँ के लोगों को भी बेशुमार मसाइल है, बिजली, पानी, गैस, और खुसूसी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का भी यकीन तौर पर मसला है। तो मेरे साथ मौजूद है सियासी रहनुमा नासिर खान साहब। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नासिर, ये बताओ कि आप इस इलाके में रहते हो, इसकी नंबर 13 है, और यहाँ पर जो और इसकी नंबर मतलब 33 है, इसके नंबर 33 है गुज़ारे हिजरी। और इसके अलावा ये बताएं कि पोस्ट ऑफिस एसोसिएशन बनी है, तो यहाँ के मसाइल क्या है? यहाँ सर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो है मसाइल इस तरह के कुछ है, कुछ इलाकाई मसाइल है हमारे, के लाइन ऑर्डर का मसला है। जैसे कि आप गुलजार हिजरी पे, पैराडाइज बेकरी पे पूरे स्कीम 33 में उठाकर देखें, इस तरह से हालात बने हुए हैं कि हमारी माएँ बहनें कोई महफूज नहीं है, ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से आ सकता है। रास्ते में चोर खड़े होते हैं, छीना झपटी करते हैं, बैंक से कोई पैसे लेकर आता है, उसके पैसे छीने जाते हैं, घर तक बाकायदा डाकू आ जाता है, हमें लूट कर चले जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो कोई सुनवाई है ही नहीं। तो हम इस चीज़ से बड़े परेशान हैं। फिर इस पे जो है हम रेंजर्स पुलिस से रब्ता करते हैं, रेंजर्स ने हमेशा हमें जो है वो बर वक्त कार्रवाई की है, आ गए हैं और हमारे साथ मतलब खड़े हुए हैं। इस तरह के जो अभी पुलिस अफसरान आए हुए हैं ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं हमें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये चीना झपटी जो है ये बेइंतहा यानी यहाँ हो रही है। तो हम इस चीज़ के लिए कुछ इंतजामी, आपने कहा कि रेंजर बड़ा अच्छा काम कर रही है, आए हैं तो अमन भी हुआ है, तो वो पुलिस जो एहलकार है यहाँ पर, तो उनकी क्या कार्रवाई थी? पुलिस जो यहाँ अफसरान है वो करते हैं कार्रवाई, नीचे तबका जो है वो इस रोड पे कम होता है, इसलिए जो है ना वो बआसानी से चीना झपटी करके निकल जाते हैं। और जहाँ रेंजर्स गश्त करती है तो ये दूर दूर तक नहीं दिखते हैं चोर चमार, और ये तकरीबन सब लोग जो है ना ये इस तरह से मतलब माहौल बना हुआ है कि ये अगर रेंजर्स नहीं होती तो यकीन करो कि आज हम भी शायद नहीं होते, क्योंकि इन्हीं की वजह से अमन आया हुआ। आपने बताया कि नासिर के रेंजर्स की वजह से अमन आया, तो बहुत अच्छी बात है कि शहर में अमन और अमान की बहाली है। ये बताओ कि जो स्कीम नंबर 33 है गुलिस्तान शहर में, तो यहाँ पर लोड शेडिंग का क्या हाल है? सर लोड शेडिंग का तो ये हमारा जो एरिया है ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी है,
स्कीम 13 है, गुलिस्तान जौहर टाउन लगता है के इलेक्ट्रिक का। यहाँ पे अनलीगल पीएमटीज दी गई है इर्द गिर्द, मतलब ये गैर कानूनी, बिल्कुल गैर कानूनी जगह पे। जब आप पीएमटीयां, जब एक ऑर्डर है कि ये जगह गैर कानूनी है, आप लोग क्यों वहां पे पीएमटीयां लगा रहे हैं? और जब आपने पीएमटीयां लगा दी, फिर उसके मद में आप हमें बराह रास्त बुला के कहते हैं कि जी ये आपके बिजली, ये आपके पड़ोसी चोरी कर रहे हैं, तो हम ये बिल आप पे लगाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे अगर कोई किराएदार यहाँ पे रिहायशी है तो उसका किराया घर का है यहाँ पे 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए उसके ऊपर बिल आ जाता है, और उसकी बिजली 8 से 10,000 रुपए तक इस्तेमाल होती है। ये 20,000 या 18,000 ये उन कुंडो चोरों के बिल हमें आके हमारी सोसाइटी पे लगाए जाते हैं, और इस तरीके से हम नासिर जैसे आपने कहा कि यहाँ पे पीएमटी लगा दी गई है गैर कानूनी और मुख्तलिफ मकाम, तो यहाँ की जो एमपीए एमएनए जी, तो क्या वो सो रहे हैं? जहाँ पे महंगाई इतनी है तो क्या वो सो रहे हैं? उनको आपकी आवाम ने जगाया नहीं? जी, एमएनए साहब से कई मर्तबा मेरी बात हुई इस मौजू पे। एमएनए यहाँ पे उसने बैठक लगाई, यहाँ पे हमारे मोहल्ले में पूरे मोहल्ला जमा हो गया। एमएनए ने मेरे सामने के इलेक्ट्रिक को बुलाया, मुझे वहां भेजा कि आप जाओ वहां पे, सब चीजें मैं देखता रहा, लेकिन वो एमएनए साहब की भी नहीं सुनते हैं, ना एमपीए साहब की सुनते हैं। एमएनए कौन सी पार्टी के? ये एमएनए यहाँ पे जो जीते हुए एमएनए है वो पीटीआई से, एमएनए सैफुर रहमान नाम है उनका, और जो यहाँ से PS 100 के एमपी है उनका नाम है करीम बख्श गबोल साहब। तो दोनों नहीं आते? नहीं, ये दोनों आते हैं, लेकिन ये जिस तरह चाहते हैं उस तरह होता नहीं है। यहाँ पे जो है वो देखें, ये है वफाकी पार्टी में, यहाँ पे सूबाई पार्टी के पास सिस्टम, तो सूबाई पार्टी और इनके आपस में क्या इख्तलाफात है हम तो नहीं जानते। हम तो एज अ मोहल्ला, एज अ एक अवाम के बतौर मतलब पेश आते हैं, अपना शिकायत इनको रखते हैं इनके सामने, तो इनके बीच में है सब मामला। उसकी वजह से हमारे काम भी नहीं होते, ना हमें बिजली पूरी दी जाती है। आप बताएं कि 10 घंटा कौन से एरिया में लोड शेडिंग होती है? आप आ जाए यहाँ पे पूरे पोस्ट ऑफिस सोसाइटी में, आप मेरे साथ घूमे, सब के सब लोगों ने 3 फेस के मीटर लगाए हुए, बाकायदा कोई बिल हमारा शार्ट नहीं है। हम बहुत मिन्नतें करते हैं इनको, जाके जेम को बोलते हैं, राहिल नामी डीजीएम है उसको बोलते हैं, इस्माइल नोनारी है इनके पास, इनको हम बोलते हैं। ये सब चीजों से ये मुझे एक जवाब देते हैं कि भाई आप लोगों की ये लोड शेडिंग 10-12 साल से हो रही है, अब हम कैसे खत्म करें? ये बताएं कि आप कह लो 10 घंटे लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल, तो बिल भी आप बता रहे 30-35 और 12 हजार रुपए का है। बिल्कुल। तो ये लोड शेडिंग का सिलसिला के जो होता है किसके टाइम वक्फे से होता है, ये लगातार ही हो रहा है? नहीं, ये वक्फे से होता है। तकरीबन 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है एक टाइम पे, और 3 टाइम और 4 टाइम, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सुबह 8 बजे ये बंद कर देते हैं लाइट, और 7 बजे लाइट खोलते हैं। हमारे साथ नासिर खान साहब मौजूद है और इनसे बातचीत होगी, मगर हम मोहम्मद जो हसन खान साहब हैं, और वो मुसलसल कुछ बिजली के बारे में भी कह रहे हैं कि क्यों लोड शेडिंग के बारे में भी, और इनका ताल्लुक इस इलाके में कुछ कहा जाता है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से भी इनका ताल्लुक है, कुछ लेन देन प्रॉपर्टी का होता है, उस हवाले से बात करते हैं। नासिर खान ये बताइए कि हसन साहब कि जैसे आपने बताया लोड शेडिंग के हवाले से, जैसे भी नासिर बताते कि पीएमटी लगा दी गई, अब ये बताएं कि यहाँ पानी और बिजली गैस भी जा रही है सर, इस बारे में क्या कहें? सर पानी की लाइन हालांकि आई हुई है, लेकिन पानी नहीं आता है सर। हमें जो है फिल्टर वहाँ से जाके जो है वॉक करके लाना पड़ता है, फील करके लाना पड़ता है प्लांट से पानी पीने के लिए। पानी पीने का है बिल्कुल नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये सर, एक बात आपको अच्छा ये भी बता दूं आपको मैं कि अभी जो हमारे डीएसपी शौकत रजा साहब आए हैं और एसएचओ औरंगजेब खटक साहब आए हैं सर, उसके आने से सर बहुत अमल हुआ है इस इलाके में। वरना इससे पहले आपके एसएचओ जो खटक साहब आए हैं, औरंगजेब खटक साहब आए और डीएसपी शौकत रजा साहब जब आए हैं सर, जब से ही आए इन्होंने शायद मेरे ख्याल से तकरीबन इनको 20 या 25 दिन महीना हुआ है, जब से ही आए सर इलाके में बिल्कुल अमन है, कोई छीना झपटी नहीं है, कोई वारदात नहीं। लेकिन इससे पहले इतनी वारदात होती थी कि सर हम अपने घर के बाहर में महफूज नहीं थे। लेकिन जब से सर ये शौकत रजा साहब आए डीएसपी, हमारे घर हमारे गली माशाल्लाह महफूज, हम रात भर बैठे होते, हमें मतलब कोई वो नहीं है। तो मतलब ये समझिए पोस्ट ऑफिस जो सोसाइटी है, गुलदान हिजरी जो तहसील स्कीम है, जी जी सर, तो इसके अंदर यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला रहा, पानी और बिजली रहा सर, बिल्कुल रहा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला सर डीएसपी शौकत रजा साहब के आने से और औरंगजेब खटक साहब के आने से ये बहुत कम हो गया, मतलब 100 में से 10% हो गया। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सर खत्म हो गया है, लेकिन 100 में से 10% रह गया। अच्छा चलिए, ये तो बात हो रही थी हम के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार है, गंदगी के ढेर भी गुलजार हिजरी में लगे हुए जगह जगह। इस बारे में क्या कहो, सफाई सुथराई का निदान ना होने तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। सर हम तो अपने एमपी और हमारे जो इलाके के जो बड़े हैं उनको हम बोल बोल के थक गए सर
वो जब वोट लेने आ रहे थे सर उस टाइम तो हर 2 दिन बाद वो चक्कर लगाते थे। अब तो सर एक सियासी रहनुमा आपके साथ बैठा है सर, लेकिन अभी वो उनको आने का टाइम ही नहीं होता। ये तो है सर, लेकिन वो कहते हैं कि सर अब वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे, अभी हम क्या करें। नहीं, तो एमएलए बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में एमपी का है अभी तक सर कोई काम फिलहाल अभी कोई काम नहीं हो तो रहा है। एमपी साहब तो कराची में है। जी जी सर, लेकिन सर वो भी हमें टाइम नहीं देते सर आजकल। क्यों नहीं टाइम देते, उनका कोई कारोबार चल रहा है। सर अभी ये तो उनसे पूछे सर, उनको पता होगा सर। चलो हमारे साथ आसिफ खान साहब कुछ शर्मा के बता रहे हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत की बात आई तो कुछ छुपा रहे थे, क्योंकि कारोबारी हजरात हैं और कारोबारी लोग जो होते हैं वो हमेशा हुकूमत की सपोर्ट ही करते हैं, अच्छाई भी उनके बयान करते, बुराई नहीं करते। जबकि अगर बुराई हो भी रही हो तो सोचते हैं कि ऐसा ना कि हमारे कारोबार पे मजीद कोई टैक्स लग जाए। नासिर खान साहब ये बता रहे थे कि एमपीए साहब, तो वो कहाँ है एमपीए साहब? सर एमपीए साहब जो है वो 2-3 दफा यहाँ आए, उनको हमने ये सारे इशू बताए कि यहाँ पे क्या क्या मामलात है, क्या मसाइल है, तो वो यहाँ आ जाते हैं, हमारी खबर लेके चले जाते हैं, लेकिन आगे उनसे कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पीटीआई के एमपी है और यहाँ पे सिंध सूबे के अंदर सिर्फ जो है वो सूबाई हुकूमत की चलती है और वफाकी की तो हमने नहीं देखा, क्योंकि अगर चल रही होती तो ये काम इस तरह नहीं रहते। जैसे कि अभी हसन खान साहब कह रहे थे कि एमपीए साहब आते हैं चले जाते हैं, तो नहीं आते, कम आते हैं। मकसद ये कि वो यहाँ पे हम इसलिए उनको एक इलाके के सियासी रहनुमा है ना, जी तो यकीन तौर पर जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो आपने बड़ी मेहनत की होगी, बिल्कुल किसी के लिए भी की हो, बिल्कुल, तो आप उसको पकड़ना भी तो आपका काम है। देखें बात ऐसी है कि यहाँ पे हमने बड़ी मेहनत की है, ठीक है, अपने मोहल्ले के लिए, इसलिए हमने ये इलेक्शन में भी हमने भरपूर इनके साथ जो है ताउन किया है। अच्छा। और सबका ख्याल किया है। जो पार्टी यहाँ आती रही, इससे पहले भी 2-3 पार्टियां यहाँ आ चुकी है, उन लोग यहाँ इस पार्टी ने तो फिर भी एक रोड हमें बनाकर दे दिया, एक रोड हाँ, एक जो मतलब हमारे मसाइल थे, पानी नहीं लगा कर दिया। पानी मैंने खुद ऐसा मोहल्ला सबसे पैसे इकट्ठे करे मोहल्ले वालों ने। सबसे अहम होता है पानी, जब पानी नहीं होगा तो जिंदगी नहीं है, तो रोड तो बनते रहेंगे जी। तो अब आप कह रहे पानी नहीं है जी। पानी का जो इशू है ये वाटर बोर्ड का होता है और वाटर बोर्ड वाले जो है वो जी, वाटर बोर्ड उनके बगैर उन्हीं का कहना मानेगी सिंध हुकूमत का नहीं। सिंध हुकूमत का जो एमपी है ये कह रहे हैं कि मेरी नहीं सुनते हैं पीपल्स पार्टी, तो ये हम इनको कह रहे हैं कि भाई आप रिजाइन दे दो ना, आपने क्यों खामखा हमारे को जो है यहाँ पे जलील कराया। सब लोगों ने आपको वोट दिया, आज आप कहते हो कि हमारी असेंबली में नहीं चलती है, हमारी थानों में नहीं चलती। यहाँ पे अगर किसी मोहल्ले में किसी पे कोई ऐसा कोई मसला आता है तो ये जाने को तैयार नहीं है, फोन ये नहीं उठाते हैं, ना एमएनए साहब ना एमपीए साहब, दोनों ने यहाँ पे लावारिस छोड़ दिया इलाका। ये एक रोड बनाने का मकसद तो नहीं है कि आपने रोड बनाया और आप चले गए, नहीं, आप आए, आप सुने, हमारी बात सुने, हमारे बिजली का मसला हल करें, हमारे गैस का मसला हल करें, हमारे पानी का मसला हल करें, यहाँ पे जो ताने मसले मसाइल है ये भी आप हमारे हल करें। क्यों आप एमएनए आप ही बात करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन आएगा यहाँ बात करने? हमारे साथ नासिर खान साहब और मोहम्मद हसन खान साहब से जारी रहेगा। चलते हुए छोटे से ब्रेक के तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और दोनों मेहमान को गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी नासिर खान साहब और मोहम्मद हसन खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और यकीन तौर पर बेशुमार मसाइल हैं गुलिस्तान में। कहा जाता है कि जोहर स्कीम 33 में, और बात करते हैं कि जब महंगाई की तो महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है। और दूसरी बात, जब हमारी प्रोग्राम शुरू हुआ तो आसिफ खान साहब का एक मुतालबा था कि कुछ लोग इन्हें ब्लैक मनी कर रहे हैं गुटखा माफिया के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार करते हैं। इनके यही अल्फाज है कि जो लोग ब्लैक मनी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एक बार फिर हम बात करते हैं आसिफ साहब से कि अब उन्होंने उनके लिए क्या लाएमल किया। आसिफ साहब ये बताइएगा कि अगर दोबारा आपको वो लोग तलबी करते हैं और तलबी करने के बाद तो आपका लाएमल क्या होगा? सर दोबारा अगर उससे मुझसे कैमरा मांगा कि मुझे कहता है 1.5-2 लाख का कैमरा दो, तो मैं अपनी इंतज़ामिया से, मेरी जो यहाँ की इंतज़ामिया सोसाइटी की, मैं सबको इकट्ठा करके प्रेस क्लब पे जाके मुजाहरा करूँगा। हमारी रेनबो सेंटर की एसोसिएशन है, मैं उनसे कहूँगा कि एक्शन ले इसके खिलाफ, और मैं कानूनी कार्रवाई भी करूँगा और कोर्ट में भी जाऊँगा सर इसके खिलाफ, क्योंकि इस बंदे ने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। और कभी कहता है गुटखा बेच रहा है, कभी कहता है भत्ता ले रहा है, कभी कहता है बोल चैनल दो ना, जो गेम चैनल चलाते हो उस पर क्या आपको इनाम मिला हुआ है। अभी सर परेशान तो उससे बहुत किया हुआ है मुझे, और अब की मरतबा इससे आखिर दोबारा किया तो मैं दरख्वास्त भी दूंगा, एसएसपी साहब को भी दूंगा, डीएसपी साहब को भी दूंगा, एसओ साहब को भी दूंगा, और कानूनी कार्रवाई भी करूंगा इंशाल्लाह इसके खिलाफ। ये आपने आपको मीडिया का कहता है। अब अभी मोहम्मद हसन खान साहब कह रहे हैं कि अगर उस शख्स ने दोबारा मुझे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की
तो मैं अपनी जो सोसाइटी है ये पोस्ट ऑफिस एसोसिएशन जो इनकी है इलाका मकीन है यहाँ के, और कुछ एक ईमानदार आदमी हैं, बच्चे वाले हैं, क्योंकि इनकी जो फैमिली और इनके बच्चे जो हैं वो बहरिया में भी पढ़ रहे हैं, और साथ साथ जो हमारे साथ सियासी रहनुमा नादिर खान साहब, तो इनसे भी बात करते हैं कि जब इन्हें धमकियाँ दी जा रही है तो ये एक सियासी रहनुमा होने की हैसियत से उन ब्लैक मेलों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाएंगे ऐसे इलाका और सियासी होने के खिलाफ। नादिर साहब, आपने देखा कि आपके दोस्त हैं हसन खान साहब, जो लोग इनको धमकियाँ दे रहे हैं कि कैमरा मांग रहे हैं, 1-2 लाख रुपये कैमरा, और बिना जवाब इनको धमकी दे रहे हैं कि आप क्या माफिया है, तो आप क्या कहेंगे कि इनके बारे में क्या जानते हैं? जी, ये तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे आबाद है, और ना हमने इसकी कोई दुकान यहाँ पे इस तरीके से मावे पान की देखी है, ना हम इस कुछ और चीज़ हमने इसमें देखी है। ये तरह तरह के इल्ज़ामात इस गरीब के ऊपर लगाते हैं ये लोग, और इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक मीडिया के नाम पे एक दब्बा बना हुआ है, मीडिया का नाम इस्तेमाल करता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। तो ये तो तरीक़ेकार बिल्कुल इसका गलत है, इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जो है वो यहाँ से उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। ये बताओ कि अभी आपने बात की थी लाइन ऑर्डर की, यहाँ पर बताया कि एसएसपी साहब आए, एसएचओ साहब आए, तो उनकी खिदमत को कैसे देख रहे हैं आप? जी, एसएचओ सच्चल में, असल में ये जो एरिया है ये एसएचओ सच्चल के पास है। एसएचओ सच्चल औरंगजेब खटक आया हुआ है, उनको भी हमने ये सारे मामलात रखे हैं। ऐसे डीएसपी शौकत रजा है, उसको भी हमने ये सारे मामलात रखे हैं। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह कुछ ऐसा नहीं होगा। तो अभी हम ये हफ्ता डेढ़ हमने देखा है कि थोड़ा सा माहौल कंट्रोल हो गया। इससे पहले बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई नई मोटरसाइकिल निकाले बाहर रोड पे जाए तो वापसी में वो उसके पास नहीं होती थी। कोई अगर बैंक जाए पैसे के लिए, वापसी में वो पैसे नहीं लेकर आ सकता था। तो हादसों के शिकार बन जाते थे लोग। ये मामला थे हमारे यहाँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें रेंजर्स का एक अहम किरदार है, और हम लोग इस बात से बहुत खुश है, मुतमईन है कि ये लोग कार्रवाई करते हैं इनके खिलाफ, तो हमें बड़ी खुशी होती है। नज़र ये बताओ कि हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, क्योंकि हम गुज़ार हिजरी में मौजूद है, 33 है, और यहाँ उम्र जगह 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 प्रॉपर्टी के हवाले से रियल एस्टेट की दुकानें खुली हुई हैं, यानी कि ऑफिस बने हुए हैं, तो जहाँ लेन देन कारोबारी है, जब पीछे कुछ गोल्ड भी है, जमीनें बिकती हैं, और आप लोग रियल एस्टेट से वाबस्ता है, तो जहाँ प्रॉपर्टी की क्या सूरत है? सर, प्रॉपर्टी का तो यहाँ पे स्कीम 33 में तो मुकम्मल तबाह है सिस्टम। कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर कोई प्लॉट खरीदता है और उस पे वो अप्रूवल लेता है बिल्डिंग कंट्रोल से, तो वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो उसके बाद 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर ऑर्डर आ जाता है कि जी ये बिल्डिंग गिरा दो। तो इसमें इन्वेस्टर की क्या गलती है या सरमायाकार की क्या गलती है? इसमें तो बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल की एनओसियां मिलती है, तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? जैसे कि आप एक छोटे मोटे ताजिर को या इन्वेस्टर को निशाना बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप देखें, आप अगर कार्रवाई करते हैं और आप चाहते ही है कि माहौल एक हो जाए, तो पहले तो आप उनके खिलाफ जाए जो मामला, जो ये इनोसियां दे रहे हैं, जो ये इजाजतनामे दे रहे हैं, उन जब तक ये बिल्डिंग बनती है, जब तक नहीं गिरती है, जब तक ये टोटल बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके 5-6 महीने के बाद ये ऑर्डर आ जाता है। आपने जैसे कहा कि जब एक प्रॉपर्टी है, तमाम केडीए से एनओसी लेते हैं जी, तो जो ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला शख्स तो नहीं पता था कि जगह नाजायज है। वो सब चीजें चेक करता है। जब आप बिल्डिंग कंट्रोल में चले जाते हैं गवर्नमेंट के इदारे में, और आपको गवर्नमेंट के इदारे में ये समझाया जाता है कि ये सब कुछ लीगल है, और आपको एनओसी उसके बाद ही दी जाती है ना, तो वो जब आपको एनओसी दे देते हैं और सब कुछ लीगल कर देते हैं, जिस वक्त पे वो बिल्डिंग खड़ी होती है, कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा होता है, तो उस वक्त कोई मुदाखलत नहीं होती है। अगर रोकना है तो आप उस वक्त भी आके रोक सकते हैं उसको बनने से। क्यों? क्योंकि इसका ये पैसा तो जाया हो रहा है ना भाई। प्रॉपर्टी से ताल्लुक है? जी बिल्कुल है। क्या चला है? मैं यहाँ पे मोहल्ले में भी, अपने इलाके में भी प्रॉपर्टी का लेन देन करता हूँ, लेता हूँ, बेचता हूँ, और मैं ऐसे 2 बिल्डरों के साथ भी मिलजुल के जो है वो काम करता रहता हूँ। तो ये सब चीजें हमारे आंखों के सामने हैं। तो बिल्डर हो या इन्वेस्टर हो, वो इस वक्त स्कीम 33 में 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है, और जिनकी जो प्लाटें हैं वो भी उन लोगों ने छोड़ दी है ताकि इस कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। तो यहाँ जो है वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
तो खाली प्रॉपर्टी डीलर बदनाम है, खाली इन्वेस्टर बदनाम है। तो ये जो इनवॉइसियां दे रहे हैं, ये सब कुछ जो दे रहे हैं, इनसे भी तो पूछा जाए ना। अच्छा, हमारे साथ नासिर खान साहब मौजूद है और हमारे साथ मोहम्मद हसन खान साहब भी मौजूद हैं और इनका भी ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी से है, तो इनसे भी कुछ बात करते हैं क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी पे काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के अलावा। अच्छा, ये बताएं कि हसन खान साहब आप भी कुछ प्रॉपर्टी का जी बिल्कुल सर, प्लाट लेता हूँ, प्लाट सेल करता हूँ, बेचता हूँ, उसको खरीदता हूँ। लेकिन सर आजकल बहुत बुरे हालात है, कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद इन्वेस्टर हूँ सर, माशाल्लाह इन्वेस्ट करता हूँ पैसा, लेकिन अभी मैं भी डर रहा हूँ कि मैं कल प्लाट ले लूँ, मुझे एनआईसी तो मिल जाए क्लियर, पता चला कि नहीं जी ये क्लियर नहीं है तो मैं क्या करूँगा। हर बंदा परेशान है सर आजकल प्रॉपर्टी से। तो नासिर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मैं अपना प्रॉपर्टी का काम भी कर रहा तो हूँ। मतलब आप जमीनें भी खरीदते हैं? जी बिल्कुल सर, प्लाट खरीदता हूँ, प्लाट बेचता हूँ। अभी मैंने एक फ्लैट खरीदा है सर महमूदाबाद में 5 नंबर पे, अभी मैंने उसको सेल किया है रिसेंटली। नहीं तो मतलब आपने खरीदता है, इस तरह जब जमीन खरीदते हैं तो क्या केडीए से एनओसी लेते हैं? सर हर चीज मिलती है, क्लियर मिलती है, लेकिन आगे जाके फिर रुकावट हो जाती है, उसका हम क्या करें समझ नहीं आता है, हम बहुत परेशान हैं। नहीं, जिस वक्त आप लेने जाते हैं तो सब तो आपको सारे हर चीज क्लियर मिलती है, बाद में फिर जो ऑब्जेक्शन आ जाता है कि जी कैसे ऑब्जेक्शन आता है? आप उससे नहीं पूछते कि बात तो ऑब्जेक्शन कैसे आ सर क्या करोगे, तो ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर का क्या करें सर। अच्छा, ये बताएं कि चलो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम जारी किए हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल रोडों पे गली कूचों में जो कि इंक्रोचमेंट है बिल्कुल। उसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? सर ऑपरेशन तो होना चाहिए, अगर किसी ने गलत किया नाजायज बनाया तो उसके खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक चीज का आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप ये चीज करें, ये चीज करें, और उसके बाद भी आके आप इसको तोड़े तो उसका क्या करें सर, उसका क्या हल है? एनएसओ तो जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देती है, चीफ जस्टिस तो नहीं दे रहे। नहीं दे रहे तो सर इनसे भी पूछा जाए ना। लेकिन जो हमारा नुकसान हो रहा है इसका क्या सर? हम 50-50 लाख 40-40 लाख 1-1 करोड़ रुपए हम लगा देते हैं और वो आके तोड़ जाते हैं, हालांकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हर चीज है, लेकिन कहते नहीं सर कोर्ट का ऑर्डर है, अभी हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमारा नुकसान कौन पूरा करेगा? अच्छा नासिर, ये बताओ कि आपने बात की कि एसएचओ की एसएसपी साहब भी आए हैं, रेंजर्स ने जब से आई है तो अमन कायम किया है और बिल्कुल सर, माशाल्लाह सर, मैंने बताया ना आपको सर, मैं दोबारा एक दफा रिपीट फिर करूंगा जी जी कि डीएसपी शौकत रजा साहब आए हैं सर, जब से वो आए मोहल्ले में बिल्कुल अमन हो गया सर। मैं कह रहा हूँ सर 100 में से 10% आ गया है क्राइम, माशाल्लाह उन्होंने इतना कंट्रोल किया हुआ है। और ऐसे जो औरंगजेब फटक साहब आए, माशाल्लाह हमारा यहाँ पे जो जितना क्राइम हो रहा था वो बहुत कम हो गया है, हर किस्म का स्क्रैचिंग हो गया, कुछ भत्ता हो गया, कोई चीज हो गया, बहुत कम हो गया। लेकिन सर अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया कि ये जो मीडिया के नाम से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इससे मैं बड़ा परेशान हूँ। लेकिन सर अभी इसकी भी सर मैं एप्लीकेशन अभी तैयार की है, मैं डीएसपी साहब को भी दूंगा। अब ये बताएं कि कारोबार करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का सर बिल्कुल, और तकरीबन 2 साल कारोबार कोरोना की वजह से बंद रहा सर, बड़ा लॉस हुआ सर। तो कितनी आपके इलेक्ट्रॉनिक में नुकसान हुआ? सर काफी नुकसान हुआ सर मुझे। तो आपने कोई अपने मुलाजिम को फारिग किया या उनको घर बैठे तनख्वाह देते? सर मेरे 3 बंदे थे, मैंने 2 को फारिग किया था सर, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको मैंने आधी तनख्वाह में देता रहा उसको कि चलो इसका भी गुजारा चलता रहे। क्या करूँ सर, हर बंदा परेशान था, घर से तो ला के नहीं दे सकता था मैं। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार में क्या है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक का? सर माशाल्लाह मेरे पास यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, चार्जर है, हर चीज मौजूद है, डीवीडीज है। मेरा ज्यादातर दुकान है या सप्लाई करते हैं? नहीं शॉप है सर, मेरी अपनी शॉप भी है, सप्लाई भी करता हूँ सर मैं। और अभी से नहीं सर 25-26 साल से ये काम कर रहा हूँ और टैक्स क्लियर हूँ सर, एफबीआर की तरफ से मैं रजिस्टर्ड हूँ। ये मेरा जो ना पर्चा मैंने आपको एक दफा दिखाया था, दोबारा फिर आपको दिखा दूँ, मोहम्मद हसन खान के नाम से सर। अच्छा नासिर खान साहब, आपके सब आते हैं और ये बताइएगा कि यहाँ की जो सूरत है आपने बताया, बिजली, गैस, पानी और दीगर, और मजीद यहाँ बताया कि तालीम के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ 2 साल के अंदर कोरोना रहा, तो उस कोरोना के दौरान जो घर में बच्चे बैठे रहे तो उनको तालीम में काफी नुकसान हुआ। खेलों के मैदान क्या है, खेलों के मैदान के बारे में बताएं कुछ। सर अगर देखा जाए बच्चों की तालीम तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है इस वक्त। हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह से अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त जो वो पोजीशन हम देख रहे हैं ना, तो वो उनकी वो स्कूलों वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से स्कूल की बंदिश, आपको तो पता है ऑनलाइन क्लासेस है, तो ऑनलाइन क्लासेस उस तरह से वो बच्चों को वो तरबियत नहीं दे पा सकते हैं ये लोग, तो इससे बड़ी परेशानी है हमारे बच्चों को और हमें भी। तो कहने का मकसद ये है कि स्कूल का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, चाहे वो वफाकी लोग हैं, कोई एक भी इस मामले में नहीं बोल रहा है। अगर बोलता है तो वो अपने पड्डे पसाद करते हैं। यहाँ पे जो हमें हकूक के हवाले से जो हम आवाम के हकूक है वो हमें बिल्कुल नहीं दिए जाते। अच्छा, मैं हसन जब कहना चाह रहे हैं, हसन आप भी सर जब तक कोरोना चलता रहा हमारा कारोबार बिल्कुल ठप था, लेकिन सर स्कूल वाले ने हमें एक 50 रुपये या 100 रुपये का भी डिस्काउंट होता है वो नहीं दिया।
वो कहते हैं कि फीस आपको पूरी भरनी है, चाहे कोरोना आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। अभी हम क्या करें सर, कितने परेशान हो गए थे हम कोरोना में। मतलब स्कूल, मतलब इनको सर गवर्नमेंट को चाहिए ना सर कि स्कूल वाले को कहे कि चले जी 1 साल की फीस है आप 6 महीने की ले लें, लेकिन सर उन्होंने एक को कहते हैं ना 1 महीना वो भी नहीं छोड़ा सर, कह रहे पूरी फीस आप देंगे। नासिर खान साहब मौजूद है, बल्कि हम नासिर खान साहब की तरफ चलते हैं, कुछ नासिर से बात करते हैं, क्योंकि आपने बात की कोरोना वायरस थी और कोरोना के अंदर तालीमी निज़ाम बड़ा काफी मुतासर रहा। यकीनी तौर पर हमने बात की थी नासिर से खेलों के मैदान की, तो हम ये देखते हैं कि गुलजार हिजरी में खेलों के मैदान कितने हैं और यहाँ खेलों की एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है। यहाँ कुछ खेलों के मैदान भी होंगे या वहाँ पर भी कुछ चाइना करेंगे? जी, यहाँ पे खेलों के मैदान तो मैं तकरीबन यहाँ पे 18-20 साल से रह रहा हूँ, तो मैंने कोई मैदान यहाँ पे नहीं देखा है। हाँ, उस मैदान की जो जगह है, लोग कहते हैं कि ये मैदान खेल की है, तो वहां पे तो इतवार बाजार, पीर बाजार, मंगल बाजार, पूरे रोड ब्लॉक और एक अजीब सा माहौल लगा हुआ है। तो यहाँ हमारे बच्चे दर पदर जाके इधर उधर खेलते कूदते और वो भी घरों से बहुत दूर चले जाते हैं। तो यहाँ तो कोई पूरे सोराब गोट के एरिया ले लो, पूरा गुलजार हिजरी ले लो, कोई ग्राउंड मुझे आप दिखा दें कि ये देखें इस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों का मुस्तकबिल तो वैसे ही जो है ना इन लोगों ने तबाह कर दिया। अच्छा, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई क्या कह रही है? महंगाई तो इस पोजीशन पे है कि हम घर से जो है अभी ज्यादा नहीं निकलते, क्यों, खर्चा हो जाएगा और खर्चा होगा तो हमें कौन देगा। तो महंगाई का ऐसा दौर है, अल्लाह माफ करे, जो गरीब तबका है वो तो बेचारे मर ही गए, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो उन गरीबों से भी नीचे आ गए। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो बड़े तिजारतें करते हैं, जिनके बड़े मतलब कारोबार है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका लेन देन बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, ना वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं इस महंगाई की वजह से, ना वो अच्छा खिला पिला सकते हैं, ना वो मतलब किसी भी तरह का जो है कोई भी मतलब रिलीफ नहीं मिल सकती है उसको। चलते में छोटे से ब्रेक के तब ब्रेक से वापस आएंगे और दो मेहमानों को गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी नासिर खान साहब से और मोहम्मद हसन खान साहब से बात हो रही थी। तो इस वक्त हम गुलजार हिजरी यानी 33 स्कीम में मौजूद है, और यहाँ ये पोस्ट ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी है और यहाँ के बेशुमार मसाइल हैं। यहाँ इलाका मकीन मेरे साथ है, आइए उनसे मालूम करते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, और खुसूसी तौर पे प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो हमारे साथ मौजूद है सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, ये बताइएगा प्रॉपर्टी के हवाले से और गुलजार हिजरी स्कीम नंबर 33 में हम मौजूद हैं, और ये पोस्ट ऑफिस सोसाइटी है, यहाँ के बेशुमार मसाइल है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो पहले ये कहूँगा कि वफाक गवर्नमेंट से और ख़ास करके सिंध गवर्नमेंट से कि पहले तो कोशिश ये करें कि अवाम बिल्कुल पिस गई है महंगाई के उसमें, क्योंकि अवाम जो है ना बिल्कुल ही इतना इन लोगों ने महंगाई कर दी है, बढ़ा चढ़ा के इतना इन लोगों ने कर दिया कि अवाम का जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया, और अवाम बिल्कुल समझ लो कि रोडों पे आने के लिए तैयार हो गई है। क्योंकि देखो पहले घी कैसे था, तो अभी 400 रुपये 450 रुपये किलो घी हो गया है, और चीनी मिल नहीं रही, आटा मिल नहीं रहा। तो हम सिंध गवर्नमेंट से भी खास करके इल्तिजा करेंगे कि खुदारा आप अवाम पे कुछ तो रहम करें, कुछ रहम करें। आटा बिल्कुल गायब है। आप देखें पंजाब में आटा मिल रहा है 750 रुपये, तो यहाँ पे 20 किलो का आटे का थैला मिल रहा है 1150 रुपये। और दूसरी बात यहाँ पे मैं मसाइल पे बात करूँगा कि यहाँ पे एक तो गैस की बहुत किल्लत है और लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग अभी भी है, लाइट गई हुई है अभी भी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लाइट गई है। 2.5 घंटे 3 घंटे लोड शेडिंग करते हैं, तो 24 घंटे में 8 घंटे लाइट होती है, तो 16 घंटे लाइट गुम होती है। जब लोग बिल भी भरें, और आप देखें बिल आप देखेंगे तो उसमें डिडक्शन नाजायज बिल लगा के भेज रहे हैं, और नाजायज बिल जो मतलब बिल क्लियरेंस होने के बावजूद भी इस इलाके में सबके मीटर लगे हुए हैं, और कोई कुंडी सिस्टम आप देख रहे हैं, कोई कुंडी सिस्टम नहीं है, फिर भी लोगों के साथ इतनी बड़ी नाजायजी आखिर क्यों? और ये आखिर अवाम कब तक ये ऐसे बर्दाश्त करेगी और क्यों करे? हमारे साथ एक और भी साहब मौजूद हैं और इस इलाके के रिहायशी आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि इस इलाके की प्रॉब्लम क्या है? इस इलाके की प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना रोड का मसला है। उस साइड के रोड अगली गलियाँ हैं, उनका रोड बनना है, सोसाइटी की दीवार नहीं है, पीछे गोट है, वहाँ से बहुत लोग तंग करते हैं, बहुत मसाइल है हमारे यहाँ पर। पानी का मसला अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा हल है, पर है पानी का भी मसला है हमारा, और बाकी सेवरेज का है मसला। लोड शेडिंग तो काफ़ी सबसे बड़ा मसला जो है वो है लोड शेडिंग का। यहाँ पर 2.5 घंटे लाइट नहीं रहती है, बिजली गायब रहती है, लोग बड़े परेशान हैं। गर्मियों में तो तकरीबन इस हमारी सोसाइटी में पोस्ट ऑफिस के अंदर 2-3 अमवात भी हो चुकी हैं गर्मियों के अंदर।
लाइट होती ही नहीं है, और वैसे दिनों में 2.5 घंटे एक टाइम की लाइट जाती है। अभी भी लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा सोसाइटी के प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी जो है ना, इसके अंदर जो है ना सीरियल नंबर वगैरह मकानों के जरा उल्टे सीधे सीरियल नंबर मकानों के, तो उसके मसाइल ये है कि हमें घर भेजना, घर लेना, इसमें बहुत बड़ी दुश्वारी है, बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है, तो यहाँ के MP MNA क्या वो सो रहे हैं? कभी उन्होंने भी कोई मसाइल हल कराए? जी, कई इलेक्ट्रिक वालों के पास तकरीबन हम लोग 2.5 से 3 सालों के, तकरीबन 2.5 से 3, 4, 5 सालों पहले भी गए और जाते रहे मुस्तकिल। उन लोगों ने हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी। MNA को कहते हैं, MNA फ़ोन करते हैं वहाँ पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। MNA को हम यहाँ बुला चुके हैं, MPA को बुला चुके हैं, सारे मसाइल हम कोट कर चुके हैं, मगर हमारी बात कोई सुनता नहीं है। बस वो ये है कि बस हम बात कर लेते हैं, आगे कोई काम नहीं होता है, उसके ऊपर वर्क नहीं होता है। तो यही है मसला, MNA नहीं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे खेलों के मैदान है या नहीं है? जी, यहाँ पर तो कोई खेलों का मैदान नहीं है। पोस्ट ऑफिस सोसाइटी हमारा तो यहाँ पर है, पर मैदान नहीं है। प्लॉट वगैरह है, पर वो जो है कब्जे हो चुके हैं। उसके ऊपर जो है ना कोई आपका जो है ना ग्राउंड वगैरह नहीं। यहाँ ग्राउंड है मेट्रोविल साइड पे, दूसरी साइड जो हमारे अपोजिट जो सामने, वहाँ पर एक ग्राउंड है, और यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत फौरी एक्शन ले, लाइट्स की, बिजली की, लोड शेडिंग की। जो लोग परेशान हैं, सही है, बिल भी आते हैं ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, इससे भी लोग तंग है। तो हमारी इल्तिजा ये है कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले बिजली का सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ है, उसको हल किया जाए। हमारे साथ एक रिहायशी मौजूद थे और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद हसन खान साहब मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इनके इलाके के मसाइल क्या है। हसन साहब, इलाके के मसाइल तो बताइए। बस सर, जैसे अभी बाबर भाई ने बताया कि जाते ज़रूर हैं हम KC वालों के पास, और हमारे MPA भी एक दफ़ा हमारे साथ गए, लेकिन वर्क नहीं होता है, काम नहीं होता है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। हर आदमी बिजली का बता रहा है और दीगर मसाइल भी तो होंगे इलाके में। सर, रोड टूटे हुए हैं, गटर बह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है सर। ये कितनी जिम्मेदारी है? सर, लाजमी तो जो इलाके के यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वोट हमसे लिए हैं, वो अभी गायब हो गए हैं सर। वो नज़र भी नहीं आते हैं। सालों साल 6-6 महीना उनको बुला के हम बड़ा मुश्किल से बुलाते हैं, आ जाते हैं। एक दफ़ा वो जो ना चले जाते हैं हमारे साथ, लेकिन काम फिर भी नहीं होता है। काम नहीं होता? नहीं, काम नहीं होता सर। चले, ये हमारे साथ मोहम्मद हसन साहब थे और एक हमारे साथ एक साहब और भी आ गए हैं, वो भी इसी इलाके के हैं। इनसे भी मालूम करते हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या है। ये बताइए कि इस इलाके में क्या क्या मसाइल है? इस इलाके में सर ये है कि एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। गुलजार हिजरी स्कीम नंबर 33 और पोस्ट ऑफिस सोसाइटी में हम मौजूद है, और हमारे साथ एक और भी मेहमान मौजूद है, रफीक साहब। ये भी यहाँ के रिहायशी हैं। इनसे भी बात करते हैं कि क्या मसाइल है। तो ये बताइएगा रफीक साहब के क्या मसाइल है और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, 8-8, 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर हम KC के ऑफिस में जाते हैं, वो भी बात करके हमें ऐसी बेवकूफ़ बना के आगे कर देते हैं, और यहाँ पूरा इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। और लोड शेडिंग का कुछ किया जाए। आप हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं? मैं हुकूमत से यही मुतालबा करूँगा कि ये एक महंगाई कम हो जाए और ये लोड शेडिंग का कुछ हल निकाला जाए। हमारे साथ रफीक साहब मौजूद थे और ये भी यहाँ के रिहायशी है। इनका यही मुतालबा है कि इन इलाके के अंदर जो लाइट का मसला है, वो 8-8 घंटे बिजली जाती है, बल्कि यहाँ पानी भी नहीं होता, गैस भी नहीं होती। और खुसूसी तौर पर कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जब बातचीत हुई तो क्या यहाँ की रेंजर्स और पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम किए, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर छोटी मोटी चोरी तो हो जाती है, मगर वो पुलिस काबू करने की कोशिश करी है। बाकी तो बताए थे आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को। इजाज़त दीजिए, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।